नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। इस खास पेशकश में बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े फैसलों की, जिस पर पूरे देश की नजर आज दिन भर रही। आपको बता दें कि एक और सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को बड़ी राहत दी है। जो अधिकारों की लड़ाई दिल्ली में लंबे अरसे से चली आ रही है, दशकों पुरानी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह से दिल्ली में एक और केजरीवाल सरकार को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आई है। उपराज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री की जो जंग है, जो दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई है, उसको केजरीवाल जीतते हुए नजर आए हैं, दिल्ली सरकार जीतती हुई नजर आई है। दरअसल अक्सर केजरीवाल सरकार की ओर से यह कहा जाता रहा है कि दिल्ली में विकास के काम इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पूर्ण अधिकार नहीं मिले हैं। अब पूरी तरह से तो दिल्ली के बॉस केजरीवाल नहीं बने हैं, अभी भी दो तीन चीजों को अगर छोड़ दें तो दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर केजरीवाल यानी कि दिल्ली सरकार का अधिकार क्षेत्र हो गया है। अब ऐसे में जिम्मेदारी केजरीवाल सरकार पर कहीं ना कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं किस तरह से शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल बगावत के बाद महाराष्ट्र में सरकार गिर गई थी, उसके बाद एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों और बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी। मामला कोर्ट तक पहुंचा था और अब जब कोर्ट ने फैसला सुनाया, हालांकि शिंदे सरकार को राहत मिलती हुई जरूर नजर आई है, लेकिन साथ ही साथ जो फैसला राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट का था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। इसके अलावा स्पीकर के एक फैसले को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। तो ये आज दो बड़ी खबरें जिन पर बारीकी से हम बात करेंगे, एक एक करके इन खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में एलजी के अधिकार सीमित हो गए हैं। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो चुनी हुई सरकार है उसके पास प्रशासनिक सेवाओं का अधिकार होना चाहिए, यानी कि ट्रांसफर को लेकर के, तबादले को लेकर के जो फैसले होंगे वो दिल्ली सरकार ले पाएगी। अपने आप में केजरीवाल इसे बड़ी जीत मान रहे हैं और बड़ी जीत केजरीवाल के लिए ये इसलिए भी है क्योंकि दिल्ली में दशकों पुरानी लड़ाई के खिलाफ केजरीवाल जंग लड़ रहे थे। लगातार ये सवाल उठता रहता था कि जो दिल्ली में अधिकार हैं, क्या वो केजरीवाल को सचमुच में सीमित मिल रहे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में विकास के काम नहीं हो पा रहे हैं। सबसे पहले इस खबर पर बारीकी से बात करें उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए हम समझ लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। एलजी के पास दिल्ली से जुड़े सभी मुद्दों पर फैसले लेने का अधिकार नहीं है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एलजी की शक्तियां नहीं देती निर्वाचन सरकार की शक्तियों में हस्तक्षेप का अधिकार, यानी कि जो एलजी की पावर है वो सीमित है। साफ तौर पर यह सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है। यह बताने की कोशिश की गई है कि जो एलजी हैं वो दखलंदाजी दिल्ली सरकार के फैसलों में नहीं कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के पास होगा अधिकारियों की तैनाती और तबादले का अधिकार। साफ है कि जो प्रशासनिक स्तर पर तबादले होते हैं उसको लेकर के अब अरविंद केजरीवाल सरकार फैसला ले पाएगी। हालांकि अभी भी केंद्र के पास पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार होगा। जमीन को लेकर के भी अक्सर सवाल जरूर उठते रहते हैं कि यह अधिकार जो है केजरीवाल सरकार कहती रहती है कि हमारे अधिकार क्षेत्र में होना चाहिए, लेकिन वो अधिकार अभी भी केंद्र के पास ही रखा है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें हैं। चुनी हुई सरकार के पास प्रशासनिक सेवा का अधिकार होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर अपने फैसले में कहा है, यह भी कहा है कि उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी होगी, यानी कि सरकार अगर कोई फैसला ले रही है तो वो सलाह कहीं ना कहीं उपराज्यपाल को माननी पड़ेगी। अक्सर जब भी इस तरह के मामले सामने आते थे फाइलों को लेकर के, अक्सर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में तकरार देखने को मिलती थी, लेकिन अब इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं उपराज्यपाल के अधिकार सीमित होते हुए नजर आ रहे हैं, दिल्ली सरकार के अधिकार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार के पास भी कुछ अधिकार जरूर रहेंगे क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य का दर्जा दिल्ली को प्राप्त नहीं है और ऐसे में अधिकारों की लड़ाई होना लाजमी है। अक्सर फैसलों को लेकर के सवाल उठते रहे हैं, चाहे बात आपको याद होगा कि शराब नीति को लेकर के भी सवाल उठे थे। ऐसे कई सारे फैसले थे जिनको लेकर के उस वक्त उपराज्यपाल ने सवाल उठाए थे। अक्सर केजरीवाल ये कहते हुए नजर आते थे कि हमने जो फैसले लिए हैं उसकी सरकार, केजरीवाल सरकार के फैसलों की जो फाइल है उसकी फाइल को उपराज्यपाल अटका देते हैं। तो अब कहीं ना कहीं केजरीवाल की इसे बड़ी जीत यहां पर माना जा रहा है, लेकिन इस बड़ी जीत के साथ में जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं
केजरीवाल के कंधों पर आती हुई नजर आ रही है। ट्वीट केजरीवाल ने उसके बाद किया था, क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस फैसले को बड़ी जीत केजरीवाल सरकार क्यों मान रही है, इसके मायने हमने आपको समझाने की कोशिश की है। साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली में विकास की गति कई गुना बढ़ेगी। तो जो बातें अक्सर केजरीवाल कहते रहते थे, अक्सर यह विवाद देखने को मिलता था कि कभी एमसीडी बनाम दिल्ली सरकार की लड़ाई देखने को मिलती थी, क्योंकि पहले एमसीडी बीजेपी के अंडर में आती थी, अधिकार क्षेत्रों को लेकर लड़ाई देखने को मिलती थी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, हालांकि इस मामले को अभी सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को भी भेजा गया है, एक एक करके आपको हर एक बारीक बात से रूबरू करवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको समझाने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर इसके बाद दिल्ली में क्या कुछ बदल जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट से भले ही केजरीवाल सरकार को बड़ी राहत मिल गई है, लेकिन इसके मायने क्या हैं, जो दिल्ली की जनता है उस पर इसका कितना कुछ असर पड़ेगा, दिल्ली में क्या कुछ बदल जाएगा, चलिए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। केंद्र सरकार तो दिल्ली में क्या कुछ असर पड़ेगा वो आपको समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड को छोड़कर दिल्ली सरकार के पास बाकी राज्यों की तरह अधिकार होंगे। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, लैंड, यानी कि ये तीनों चीजें केंद्र सरकार के अधीन में रहेंगी, और अगर इन चीजों को आप छोड़ देते हैं तो बाकी सारे अधिकार जो दूसरे राज्यों को अधिकार मिलते हैं फैसले लेने का, वो दिल्ली सरकार के पास भी रहेगा। यह बड़ी जानकारी हम आपको दे दें। इसके अलावा अधिकारियों की तैनाती और तबादले अपने हिसाब से अब अरविंद केजरीवाल सरकार कर सकेगी, दिल्ली सरकार कर सकेगी। इसको लेकर के अक्सर पेच फंसते हुए नजर आते थे, फाइलें अटकाने की बात कही जाती थी, ट्रांसफर नहीं करवा पाते थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल सरकार ये फैसले कर पाएगी। हर फैसले के लिए एलजी की अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल अब तक क्या होता था, अरविंद केजरीवाल को उपराज्यपाल की अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर आप कोई भी कानून बना लीजिए, आप आसान शब्दों में समझाने की कोशिश आपको करेंगे कि अगर अरविंद केजरीवाल सरकार कोई भी कानून बनाती है, हालांकि अभी भी अगर आप कानून बनाते हैं तो उसके लिए आपको फाइल उपराज्यपाल को जरूर भेजनी पड़ेगी और उपराज्यपाल की मंजूरी उसमें होगी। लेकिन कोई फैसले, अगर चाहे वो ट्रांसफर को लेकर के फैसले हों, वो अगर अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं तो उसमें एलजी की दखलंदाजी बंद हो जाएगी, यानी कि केजरीवाल सरकार सीधे तौर पर अपने फैसले ले पाएगी। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, इस फैसले के बाद उपराज्यपाल को सरकार की सलाह माननी पड़ेगी, यानी कि अगर सरकार कोई फैसले ले रही है तो उसमें उपराज्यपाल को भी उस सलाह को मानना पड़ेगा। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, जिन मुद्दों पर केंद्र में कानून नहीं बना हुआ है, केंद्र सरकार ने कुछ ऐसे मुद्दे भी होते हैं जिन पर केंद्र सरकार की ओर से कानून नहीं बना हुआ है, उन मुद्दों पर दिल्ली सरकार कानून बना सकेगी, यानी कि अब कानून बनाने का अधिकार भी दिल्ली सरकार को मिल गया है। पूर्ण राज्य का दर्जा ना होने की वजह से काफी दिक्कतों का सामना सरकारों को करना पड़ता रहा है और अक्सर अधिकारों को लेकर लड़ाई देखने को मिलती रही है, लेकिन अब कहीं ना कहीं बड़ी राहत ये अरविंद केजरीवाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिलती हुई नजर आ रही है। अब हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए यह समझाने की कोशिश की कि अब क्या कुछ इसके बाद बदल जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की यह बड़ी जीत सुप्रीम कोर्ट में हुई है और तहे दिल से शुक्रिया भी अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद किया है। चलिए अब आपको यह समझाने की कोशिश करते हैं कि अब जब सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है तो क्या इस फैसले के बाद में केंद्र सरकार के पास भी कोई विकल्प बचते हैं? क्या केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ किसी तरह से रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकती है या क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर सकती है? तो वो कौन कौन से विकल्प है, कानूनी विकल्पों की अगर बात करें तो वो कौन कौन से विकल्प केंद्र सरकार के पास बचते हैं जिस पर केंद्र सरकार अब आगे सोच सकती है? ग्राफिक्स के जरिए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। केंद्र सरकार रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सकती है, यानी कि पुनर्विचार याचिका को केंद्र सरकार दाखिल कर सकती है सुप्रीम कोर्ट से। यह कह सकती है कि आपने जो फैसला सुनाया है वो उसमें खामियों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। यह कह सकती है कि इस फैसले पर आपको दोबारा विचार करने की जरूरत है। बड़ी बेंच के पास मामला भेजने की भी
जो है वो माफ कीजिएगा केंद्र सरकार अपील कर सकती है। और आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें कि अगर रिव्यू पिटीशन यानी कि पुनर्विचार याचिका पर अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिल्ली सरकार के हक में दोबारा आता है तो उस परिस्थितियों में केंद्र सरकार के पास कौन से विकल्प बचेंगे। अगर रिव्यू पिटीशन पर फैसला भी दिल्ली सरकार के पक्ष में ही जाता है तो फिर केंद्र सरकार के पास क्यूरेटिव याचिका का भी विकल्प बचता है। तो केंद्र सरकार के पास मौजूद विकल्पों की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। संसद में कानून लाकर बदलने का भी विकल्प है, यानी कि केंद्र सरकार संसद में कानून भी इसे लेकर के बना सकती है और उस कानून को हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली सरकार बाद में चुनौती दे सकती है और मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में फंसता हुआ जरूर नजर आएगा। लेकिन ये वो विकल्प हैं जिनके बारे में केंद्र सरकार अब सोच सकती है। तो बड़ी राहत दिल्ली सरकार को मिली है और अब देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले के बाद दिल्ली में क्या कुछ बदला हुआ नजर आएगा, दिल्ली कितनी बदलेगी। जो विकास की रफ्तार धीमी करने की वजह बताई जाती थी उससे रोड़ा हटाने की एक तरह से कह सकते हैं कि कोशिश सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है, लेकिन अब कहीं ना कहीं राहत अरविंद केजरीवाल सरकार को मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए बुलेटिन में अब बात सुप्रीम कोर्ट के एक और बड़े फैसले की भी कर लेते हैं। अगर उद्धव इस्तीफा नहीं देते तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो फिर कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिल सकती थी। अब जब उन्होंने इस्तीफा पहले दे दिया था तो अब उन्हें राहत नहीं दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस बात के मायनों को समझने की जरूरत है। जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह कहा गया तो उसके बाद साफ तौर पर उद्धव सरकार की ओर से यह कहा गया, खुद उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि उनके पास संख्या नहीं थी इसलिए उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया। मामले को लेकर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की ओर से भी पलटवार किया गया। उन्होंने कहा कि जो उद्धव ठाकरे हैं वो हमें नैतिकता का पाठ ना पढ़ाएं, जो सरकार बनी है वो कानून के मुताबिक ही बनी है, नियम कायदों को ध्यान में रखकर ही बनी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में और कुछ क्या कहा, बड़ी बातें कौन सी हैं, उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें राहत दे सकते थे, ये बड़ी जानकारी हम आपको दे दें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। 16 विधायकों की अयोग्यता की जहां तक बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कहा है कि स्पीकर इस पर फैसला लें, स्पीकर को इस पर फैसला लेना चाहिए। उद्धव ठाकरे को सरकार बहाल करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और सबसे बड़ी बात, राज्यपाल का फ्लोर टेस्ट का आदेश देने का जो फैसला था उसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया है। साफ तौर पर कहा है कि जो राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया था वो न्याय संगत बिल्कुल भी नहीं था, राज्यपाल के फैसले को संविधान सम्मत बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें महाराष्ट्र मामले को लेकर के हम आपको बता रहे हैं। सिर्फ बागी विधायकों की चिट्ठी पर फ्लोर टेस्ट का आदेश नहीं दिया जा सकता था, राज्यपाल फ्लोर टेस्ट का आदेश सिर्फ बागी विधायकों की चिट्ठी पर नहीं दे सकते थे। इससे यह साफ पता चला है कि संवाद की कमी कुल मिलाकर देखने को मिली है। तो सुप्रीम फैसले की बड़ी बातें हम एक एक करके आपको बता रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस फैसले के मायने क्या हैं। इसके अलावा स्पीकर का शिंदे गुट के विधायक गोगावले को चीफ व्हिप घोषित करना भी गलत था। तो एक एक करके हर एक महत्वपूर्ण जानकारी सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े फैसलों को लेकर के हम आपको दे रहे हैं और इस फैसले के भी मायने बड़े हैं। महाराष्ट्र की राजनीति के हिसाब से देखेंगे तो इस फैसले के बाद शिंदे सरकार महाराष्ट्र में बरकरार रहेगी। कुल मिलाकर शिंदे गुट को यह बड़ी कामयाबी मिलती हुई नजर आई है। लेकिन साथ ही साथ में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को लेकर सवाल उठाए हैं, स्पीकर के फैसले को लेकर के सवाल उठाए हैं, वो कहीं ना कहीं संवैधानिक शक्तियों की कार्यशैली को सवालों के घेरे में खड़ा करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। हालांकि अब साफ तौर पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सरकार बनी है वो नियम और कायदों के मुताबिक बनी है, यानी कि सरकार
बनाने में पूरी तरह से संवैधानिक नियमों का पालन किया गया है, लेकिन जो फ्लोर टेस्ट का फैसला था, अगर सुप्रीम कोर्ट उसको लेकर के राज्यपाल के फैसले पर सवाल उठाएगा तो फिर ऐसे में सवाल उठने लाजमी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें हम आपको बता रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वो कौन कौन सी बातें हैं जिन पर आज पूरे देश की नजरें रही, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में खास तौर पर कहा, वो हमने आपको एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए बताया, समझाने की कोशिश की। चलिए अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। महाराष्ट्र में जो बगावत शुरू हुई थी उसकी शुरुआत कैसे हुई थी, ग्राफिक्स के जरिए उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 21 जून 2022 को ये पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी। तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ 16 विधायकों ने बगावत उस वक्त कर दी थी। 24 जून 2022 को शिवसेना ने बागी विधायकों की सदस्यता को रद्द कर दिया था। उसके बाद बगावत के बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा। उद्धव ठाकरे के इस्तीफा देने के बाद उद्धव सरकार गिर गई थी। आपको वो पुराना घटनाक्रम जरूर याद आ रहा होगा। एकनाथ शिंदे ने बागी विधायकों और बीजेपी के साथ मिलकर तब सरकार बनाई थी और पहले यह माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सभी को चौंका दिया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह फैसला लिया गया था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बनेंगे, उनके डिप्टी की भूमिका में देवेंद्र फडणवीस नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर अब मामला उसके बाद कोर्ट तक पहुंचा और फिर वहां पर सरकार गिर गई थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में अब 16 विधायकों की अयोग्यता पर बड़ा फैसला यहां पर लिया गया है। और इस फैसले के मायने अगर महाराष्ट्र की राजनीति के हिसाब से देखें तो कई मायनों में बेहद खास हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में किस तरह से उस वक्त बगावत हमने देखी थी वो कहीं ना कहीं देखने को मिली थी और कई तरह के बातें भी उस बगावत को लेकर के कही गई थी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आ गया है तो कहीं ना कहीं शिंदे सरकार को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जब बगावत हुई थी तो आपको बता दें कि उद्धव गुट की ओर से कोर्ट का रुख किया गया था, लेकिन कोर्ट में उद्धव गुट की ओर से मांग क्या की गई थी वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा देते हैं। उद्धव गुट ने सीधे तौर पर कहा था कि राज्यपाल के जून 2022 के फ्लोर टेस्ट के आदेश को रद्द किया जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल जरूर उठाए हैं। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो फिर आज कुछ और फैसला भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से आ सकता था। राज्यपाल के फैसले को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया गया था। उद्धव गुट की ओर से मांग की गई थी कि जो फ्लोर टेस्ट का फैसला है वो गलत है, विधायकों की सरकार से असहमति सदन के बाहर है, सदन के अंदर किसी तरह की असहमति नहीं है, ये भी उद्धव गुट की ओर से कही गई थी। तो ये वो बड़ी बातें जो हमने आपको समझाने की कोशिश की, पूरे घटनाक्रम को याद दिलाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि महाराष्ट्र में इस फैसले के बाद क्या कुछ बदल जाएगा, इसके सियासी मायने क्या कुछ हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के दो फैसले जिन पर आज दिन भर नजर रही और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने एक और दिल्ली सरकार को राहत दी, दूसरी ओर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार को भी बड़ी राहत मिली है। अब महाराष्ट्र में इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है। उद्धव ठाकरे ये कहते हुए नजर आए कि कोर्ट ने भले ही ये कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो उन्हें राहत दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि मेरे पास नंबर्स नहीं थे इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। और अब सवाल यहां पर यह उठता है कि अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है तो फिर जब उनके पास नंबर नहीं थे तो फ्लोर टेस्ट को लेकर के उन्होंने उस वक्त कोर्ट का रुख किया था, तो अगर इस्तीफा नहीं देते फ्लोर टेस्ट को लेकर के उस वक्त कोर्ट का रुख उन्होंने किया था तो आज कहीं ना कहीं फैसला उनके हक में भी आ सकता था। लेकिन अब दूसरी ओर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार बनी है वो नियम कायदों के मुताबिक ही बनी है। नजरें अब आने वाले सियासी भूचाल पर भी रहेंगी। देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति क्या अब आगे भी मोड़ लेती हुई नजर आएगी। लगातार बनी रहेगी हमारी नजर। आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।